migrant women workers, the challenges to implementation, analyzing grassroots impact of law and policy measures. Being a student of law, I will concentrate more upon the legal provisions, the policies, the schemes that are there for ameliorating the conditions of these working women. But before indulging into that, because Madam Vyas also referred to some of the constitutional rights, where everybody has got a right to reside and settle in any part of India as guaranteed under Article 19 Clause 1E of our Constitution. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहीं से भी इस बारे में जो है विभेद नहीं करता है कि कौन महिला है और कौन पुरुष है. तो चाहे महिला है या पुरुष है, सभी को बराबर से संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं. तो काम करने का अधिकार है, कहीं पर भी जाने का अधिकार है, मूवमेंट का अधिकार है, वो पुरुषों के अलावा महिलाओं को भी मिला हुआ है. तो लॉ इस बारे में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है. लेकिन एक जो बहुत ही खूबसूरत बात हुई है इस कोविड पीरियड में, हालांकि एक क्राइसिस थी, लोगों ने बहुत सारी समस्याएं इसमें झेली, लेकिन एक बहुत अच्छी बात हुई कि जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनकी जो प्रॉब्लम थी वो इनविजिबल से विजिबल हो गई. जो हम लोग रोज अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं और ध्यान नहीं देते हैं, अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, कि हमारे आसपास जो लोग काम कर रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण है हमारे लिए. पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि चाहे हमारे घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, चाहे वो सफाई करने के तौर पे आ रही हैं या बर्तन का काम कर रही हैं या और भी किसी तरीके से डे टू डे लाइफ को हमारे जो बहुत ही कन्वीनियंट बनाती हैं, लेकिन इनकी समस्याओं के ऊपर कभी भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं. तो जब इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने ये चीज़ें फेस करी कि जो होम मेकर्स हैं, जो होम वर्कर्स हैं, जब उनके एब्सेंस में हम लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो लगा कि वाकई एक समाज में एक ऐसा तबका है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो मुझे लगता है आई शुड से थैंक्स टू दिस क्राइसिस कि जिसने इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जो इनविजिबल थी उसको हमारे लिए विजिबल बना दिया. अब हम सभी इस बात से रूबरू हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे अपने आसपास घट रही घटनाओं के माध्यम से, कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं इनकी भी एक बहुत गंभीर समस्या है और इसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो जेंडर बायस सोसाइटी है. अभी भी भले ही हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे कानून हैं, फिर भी महिलाएं आज भी सेकेंड रेट सिटीजन मानी जाती हैं. और जब हम माइग्रेंट वर्कर की भी बात करते हैं तो वहाँ पे हम जो जेंडर स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जेंडर लेंस से अगर देखें तो महिलाओं के ऊपर बहुत कम स्टडी की गई है. ये जो माइग्रेंट वुमेन है जो काम कर रही हैं, काम करने के दौरान में इनको किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज जो है वो नहीं हुई हैं. क्योंकि अपनी जो मैंने पिछले एक हफ्ते में अपनी स्टडी करी फॉर दिस टॉपिक, तो बहुत ज़्यादा मैटर इसके ऊपर नहीं मिल रहा था कि खास करके जो माइग्रेंट वुमेन है उनकी किस तरह की समस्याएं हैं, उनके लिए लॉ उसको स्पेशली किस तरह से एड्रेस करता है, वो नहीं है. क्योंकि जो लॉ बनता है वो तो जेंडर न्यूट्रल बनता है, वो महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है. कुछ खास प्रोविजंस होते हैं जो कुछ महिलाओं के लिए रखे जाते हैं. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखें तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है जो राज्यों को और सेंटर को इस बात की जो है वो मान्यता देता है कि वो ऐसा लॉ बना सकते हैं जो कि स्पेशली महिलाओं और बच्चों के लिए हो. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस जो लेबर लॉज को लेकर के है, खासकर वो है. क्रिमिनल लॉ में अगर हम देखें तो बहुत सारे लॉज बन गए, क्योंकि बहुत सारा क्राइम महिलाओं के खिलाफ इधर बढ़ा है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट एज वर्क प्लेस हो. लेकिन अगर हम लेबर लॉ में देखें और खासकर जो हमारी महिलाएं हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ किस तरह का उत्पीड़न होता है, उन्हें प्रतिदिन किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके ऊपर शायद कम ध्यान दिया गया है और लॉ भी इसको बहुत अच्छे से एड्रेस नहीं करता है. तो अगर खासकर हम अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करें तो ये एक जेंडर बायस सोसाइटी है जहाँ पर आज भी महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है. नॉट ओनली द क्राइम बट जो हेल्थ को लेकर के भी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाएं काम कर रही हैं उनको सैनिटेशन को लेकर के, हाइजीन को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं. जो लैक्टेटिंग वुमेन है, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है, उनके लिए किसी तरह का कोई प्रबंधन नहीं होता है. हम अपने आसपास भी देखते हैं कोई बिल्डिंग बन रही होती है, बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, या घर में ही अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो पुरुषों के साथ महिलाएं भी साथ में काम करने के लिए आती हैं, जो ईंटा भी ढो रही हैं और मसाला भी बना रही हैं कंस्ट्रक्शन के लिए. लेकिन हम लोग कभी ये समझने की कोशिश नहीं करते कि अगर उनको टॉयलेट जाना है तो वो कहाँ जाएंगी. अगर वो मेंस्ट्रुएटिंग है
तो उनके पास पैड है या नहीं है, या किस तरह से वो इन समस्याओं से जो है अपनी डेली लाइफ में जूझ रही हैं। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, इनकी जो हेल्थ और हाइजीन को लेकर के भी जो समस्या है, ये भी बहुत एक विकट समस्या है, जिसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स जो है वो बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो एक कथन है विवेकानंद जी का कि उनका कहना था कि अगर किसी देश की प्रगति के बारे में और विकास के बारे में जानना है तो उस देश की महिलाओं की स्थिति को हमें देखना चाहिए। अगर किसी देश या समाज की में महिलाओं की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो उस समाज की, उस देश की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं हो सकती। तो विमेन, द स्टेटस ऑफ विमेन इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। लेकिन अगर हम देखें तो जो एजम्पशंस हैं ये आज की सोसाइटी में दीज आर अंडर थ्रेट, क्योंकि कहीं से भी हम देखें तो महिलाओं की जो प्रगति है, जो विकास है, उसमें कहीं ना कहीं रोड़े जो है वो अटकाए जा रहे हैं या अटक रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिसीज और बिकॉज ऑफ द पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। लॉ तो बहुत बने हैं, अभी हम लोग आगे इस पर डिस्कस भी करेंगे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारे लॉ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे कमियां हैं, जिसकी वजह से जो वल्नरेबिलिटी है प्रवासी मजदूरों की, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, वो कई गुना अधिक जो है वो बढ़ जाती हैं। तो अगर हम डेटा की बात करें तो अगर वर्ल्ड ओवर हम देखें, जैसे मैडम व्यास ने भी कहा कि जो माइग्रेंट लेबर की समस्या है वो केवल इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट नहीं है, ये इंटरनेशनल भी है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कंसर्न है और आज के समय में जिस प्रॉब्लम से हमारा सामना हुआ है वो है इंटरनल माइग्रेशन जो हो रहा है, और उसमें किस तरीके से प्रॉब्लम जो है ये प्रवासी मजदूर जो है वो फेस कर रहे हैं। तो अगर इस पे हम लोग देखें तो महिलाएं जो काम कर रही हैं, तो जो भी महिलाएं माइग्रेट कर रही हैं, जैसे बताया कि शादी की वजह से बहुत सारी महिलाएं जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती हैं या इंटर स्टेट भी उनका ट्रांसफर होता है। तो इस में जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रही हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम कर रही हैं। लेकिन थोड़ी सी रिलीफ की बात है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाएं काम कर रही हैं और माइग्रेशन की वजह से अगर उनको एक जगह से निकल करके अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके दूसरे कंफर्ट जोन में जाना होता है, तो एटलीस्ट वहाँ पे कुछ लॉ तो हैं, कुछ बेसिक लॉज हैं, दो दे आर ऑन पेपर, लेकिन लॉ हैं जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और चूंकि वो एजुकेटेड हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, वो जानती हैं और रिसोर्सेज भी उनके पास हैं, इकोनॉमिकली भी दे आर वेल ऑफ, तो वो जानती हैं कि उनको किस अथॉरिटीज़ के पास जाना है, कहाँ शिकायत करनी है, या अगर कोई सुविधा उनको नहीं मिल रही तो उन सुविधाओं को कैसे वो ले सकती हैं। लेकिन जो समस्या है ज़्यादातर वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं की, क्योंकि ना तो वो पढ़ी लिखी है, ना ही उनके पास बहुत पैसा है, ना ही उनको अपने से संबंधित किसी भी तरह की लॉ की जानकारी है, और वो बहुत ही अंडरपेड है। तो उन्हें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2 रोटी का इंतजाम करना है तो सुबह से लेकर शाम तक उनको काम करना है, तो उनको तो इस बात की चिंता ही नहीं कि उनके लिए क्या लॉ बना है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और उसको जानने की ज़रूरत भी नहीं समझती हैं। तो जो समस्याएं हैं वो जो खास कर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा हैं। तो अगर हम देखने की कोशिश करें कि इसके लिए लॉ क्या बना हुआ है, तो लॉ केवल नेशनल लेवल पे ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉ जो है वो बना हुआ है। और जो इंटरनेशनल लेवल पे लॉ बना हुआ है बहुत ही वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, क्योंकि वहाँ पे जो लॉ है वो केवल उनके माइग्रेंट वर्कर्स को ही एड्रेस नहीं करता है बल्कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी वो एड्रेस करता है। और दिस इज द कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर कोई अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह आजीविका की तलाश में जा रहा है, जीविकोपार्जन की तलाश में जा रहा है, तो अगर कोई पुरुष बाहर जा रहा है तो महिला को पीछे छोड़ करके जा रहा है, तो महिला को अपने अगर वो रेमिटेंसेस वापस भेज पाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपना ही गुजारा शहर में नहीं कर पा रहा है तो घर वापस क्या वो भेजेगा। तो महिलाएं जो पीछे छूट जाती हैं घरों में, गाँव में, तो वो अपना जो है वो लाइवलीहुड कैसे चलाएं, या अगर उनके साथ बच्चे हैं या ऐसी महिलाएं हैं जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, साथ में एल्डरली वुमन है, तो उनके लाइवलीहुड का क्या होगा। तो जो ये प्रवासी मजदूर हैं इनकी समस्या केवल अपनी ही समस्या नहीं है, देयर आर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ऑल्सो रिलेटिंग टू दिस माइग्रेंट वर्कर्स। इनकी अपनी फैमिली भी है, घर में बुजुर्ग लोग भी हैं, बच्चे भी हैं। तो अगर ये काम करने दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो जो लोग पीछे छूट जा रहे हैं
उनकी भी बहुत सारी समस्याएं देखने में आती हैं। जैसे मैडम बात कर रही थी कि रिवर्स माइग्रेशन की, तो जब लोग बॉम्बे छोड़ करके अपने उत्तर प्रदेश और बिहार में वापस जाने लगे तो घर वालों को ही लगने लगा कि लो भाई लोग वापस आ रहे हैं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर छोटा है, लोग रहेंगे कैसे। तो वो एक अलग तरह की अपनी प्रॉब्लम है। तो जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो इन दोनों ही बातों को एड्रेस करता है कि नॉट ओनली द राइट्स ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स बट द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज ऑल्सो। बेसिकली इट emphasizes अपॉन द कनेक्शन बिटवीन माइग्रेशन एंड द ह्यूमन राइट्स। तो जैसे कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है जो कि 1948 में आया, और जो उसकी जो कन्वेंशन है उसमें जो तमाम आर्टिकल्स में बहुत सारी बातें मानवाधिकार के लिए कही गई, उन बहुत सारी बातों को हमारी संविधान में भी उसको आत्मसात जो है वो किया गया। तो एम ऑफ दिस कन्वेंशन इज टू प्रोटेक्ट द माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज, and it says that they are entitled to enjoy rights regardless of their legal status. It does not matter what is the sex of the migrant worker, what is their age or what is their social status. क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उसमें ज़्यादातर अगर हम लोग देखें तो कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, या तो उसमें दलित वर्ग की महिलाएं हैं, या मुस्लिम महिलाएं हैं, या जो बहुत ही गरीब तबका है हमारे समाज का वो माइग्रेंट लेबर के तौर पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो काम कर रहा है। तो इन सभी के ह्यूमन राइट्स को सिक्योर किए जाने की ज़रूरत है। अब ये ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और किनको हम ह्यूमन राइट्स मानेंगे? वैसे तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो बोलने का अधिकार है, चाहे वो व्यापार करने का अधिकार है, कहीं पे जाके बसने का अधिकार है, ये सारे जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको ह्यूमन राइट्स की भी संज्ञा जो है वो दी गई है। लेकिन खासकर जो वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको रिलेट करके हम किस तरह के मानवाधिकार की बात जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें जो खास है कि दे हैव गॉट द राइट टू वर्क एंड रिसीव वेजेस एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण तरीके से कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए और जो भी वो कार्य कर रहा है उसके बदले में उसको उचित जो वेजेस हैं वो भी उसको मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो फील्ड ऑफ वर्क है जहाँ पे वो काम कर रहा है उसके साथ किसी भी प्रकार का विभेद जो है वो ना किया जाए, बिकॉज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। एंड वी हैव सीन दैट women are less paid than as compared to men। और बचपन में भी हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि जितना काम एक पुरुष कर लेता है, एक पुरुष करता है, उसको उतना काम करने में 2 महिलाएं लगती हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो जेंडर बायसनेस है वो हमारे सिलेबस में भी रहा है, या उनके वर्क को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। अगर हम सही तौर पे देखें तो हम पाते हैं कि महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं पुरुषों की अपेक्षा, वो मल्टीटास्किंग भी बहुत करती हैं। अब और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही जो महिलाएं काम करी उनको अगर आप देखें तो ना केवल वो काम करी बल्कि साथ में जो उनके छोटे बच्चे आते हैं उनको भी उनको साथ में देखना है, अपने पति का खाना भी वो साथ में बांध करके लाती हैं। तो दे आर नॉट ओनली वर्किंग फॉर देमसेल्फ बट फॉर द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली ऑल्सो। तो उनके साथ फिर इतना मिस ट्रीटमेंट क्यों हो, या उनको जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट क्यों ना दिया जाए? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं तरीके से इस बात में सेक्स के आधार पर विभेद नहीं करता है कि उनके साथ एक अलग तरह का ट्रीटमेंट या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। Then this human right also ensures protection against arbitrary expulsion from the state of working। जैसे कि कोई अगर बाहर जाके काम कर रहा है तो उस पर एक स्टिग्मा लगा दिया जाता है कि ये प्रवासी मजदूर हैं, ये तो यहाँ के हैं ही नहीं, तो वहाँ के जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो लोकल फैसिलिटीज़ हैं वो उनको नहीं मिल पाती। जैसे मैडम ने राइटली पॉइंटेड आउट किया कि जो राशन कार्ड है, काम करने तो हम दूसरी जगह में चले गए लेकिन राशन कार्ड तो हमारा गाँव में छूट गया, घर में पीछे छूट गया। तो जो सरकारी सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, वो भी हमें नहीं मिल पाती हैं। तो क्योंकि वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सुविधाएं हमको दे रही है वो तो हम किसी भी स्टेट में जाकर के अवेल कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट स्पेसिफिक जो एमिनिटीज़ हैं या जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उनको ये प्रवासी मजदूर नहीं ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमको ये देखने को मिलता है। देन दिस ह्यूमन राइट ऑल्सो इंश्योर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर हेल्थ एंड वेल बींग। तो हेल्थ और हाइजीन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनली इंश्योर्ड। फिर इसके अलावा जो काम के घंटे हैं उसका भी निर्धारण होना चाहिए कि जो काम कर रही हैं महिलाएं
वो कितने घंटे तक काम करेंगी और उस काम के बीच में उनको जो है लीज्योर या रेस्ट करने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा जो वर्क प्लेस है, इट नीड्स टू बी सेफ एंड सिक्योर्ड, क्योंकि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है वो भी इंश्योर कराना चाहता है कि महिलाएं जो काम करने के लिए बाहर निकली हैं उनको एक डिग्निफाइड काम करने का माहौल वहाँ पर मिले। तो जो भी उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्क मिला है, जो भी अवसर मिला है काम करने का, वो अवसर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होना चाहिए। तो चाहे वो कार्यस्थल हो या घर हो, जो महिलाओं का उत्पीड़न है वो कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है और इसको हमें रोकने की ज़रूरत है। इसके अलावा महिलाओं के साथ जो बच्चे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, अगर उनके बच्चे उनके साथ हैं तो उनकी एजुकेशन की भी समस्या होती है कि उनकी एजुकेशन के बारे में भी नहीं सोचा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट टू एजुकेशन है वो भी जो उससे जुड़े हुए बच्चे हैं उनको वो नहीं मिल पाती है। तो हम देखें जो प्रवासी मजदूर हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, उनके अपने अधिकारों से तो वंचित हैं ही। They are deprived of their own rights along with the rights of their near and dear ones, that of their children also. तो जैसे हमने आपको बताया कि जो ह्यूमन राइट्स इतने सारे हैं जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कॉन्सोनेंस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए, लेकिन इसका जो एश्योरेंस है अगर हम धरातल पर देखें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आसपास हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में महिलाओं के साथ जो है वो उत्पीड़न हो रहा है। और जो कामकाजी महिलाएं हैं, ना केवल वर्क प्लेस पे उनके साथ उत्पीड़न है बल्कि घरों में भी हो रहा है। तो जैसे कोई महिला काम करने के लिए बाहर गई है, तो एक तो जहाँ पे वो काम कर रही है जो वर्कर्स हैं, साथ जो फेलो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयर्स हैं, उनके द्वारा उनका उत्पीड़न है। इसके अलावा जब वो घर वापस आती है तो वहाँ पर भी उसके ऊपर एक स्टिग्मा लगता है कि तुम बाहर गई थी, तुमने दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया या दूसरा तुमसे ऐसे क्यों बोल रहा था। तो उसको लेकर के बहुत सारी घरेलू हिंसा का सामना भी महिलाओं को करना पड़ता है। तो जिस इंटरनेशनल कन्वेंशन की मैंने बात करी कि जो कि ना केवल माइग्रेंट वर्कर को प्रोटेक्ट करता है बल्कि जो उनकी फैमिलीज को भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इंडिया ने अभी इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो इसके जो कन्वेंशंस हैं वो कहीं से भी हमारे भारत में जो है वो लागू नहीं होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे केवल एक ही कन्वेंशन है जो कि माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, लेकिन अगर हम घरेलू लेजिस्लेशन देखें अपना तो वहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो प्रियम्बल है वो इस बात से शुरू होता है कि वी हैव टू सिक्योर जस्टिस टू ऑल, हमें सभी को न्याय देना है। और वो न्याय भी कैसा होगा, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सोशल स्टेटस भी किसी तरीके से महिलाओं का दूसरे जो वर्ग है समाज का उससे अलग नहीं होगा, या जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उसके वो भी सेम राइट्स होंगे जैसे कि अदर जेंडर के हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रूप में भी उसके साथ किसी तरह की डिस्पैरिटी नहीं की जाएगी। इसके अलावा फिर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 19 वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, देन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन ये केवल मेरे एनिमल एग्जिस्टेंस के लिए राइट टू लाइफ नहीं है कि हमने खा लिया पी लिया और हम सो गए, दैट इज नॉट द राइट ऑफ लाइफ। राइट टू लाइफ कम्स विद डिग्निटी, कि हमको एक डिग्निफाइड तरीके से रहने का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। तो अगर हम वर्क प्लेस पर भी हैं तो वहां पर भी हमें डिग्निफाइड तरीके से काम करने का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। तो राइट टू लिव विद डिग्निटी इज वेरी मच इंश्योर्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, and this constitution also ensures our right to social security and protection to our family also. Then article 23 talks about the right against exploitation, then women are not to be exploited because जब भी महिलाएं बाहर निकल रही हैं, जैसे आपने बताया कि वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनका बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महिलाओं को काम के बहाने ले जाते हैं कि आपको दूसरे शहर में काम दिलाएंगे, लेकिन वहाँ ले आकर के महिलाओं को बेच दिया जाता है या उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है या उनको ट्रैफिकिंग में डाल दिया जाता है। और ये ट्रैफिकिंग तो अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है, ये किसी और डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है। फिर अगर हम देखें कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है हमारे संविधान में, जिसमें भी स्टेट के ऊपर ये कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वो महिलाओं और पुरुषों के बीच में विभेद नहीं करेंगे। आर्टिकल 39 है, उसका क्लॉज डी कहता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो चाहे महिला काम कर रही हो या पुरुष काम कर रही हो, दोनों को बराबर जो है वो वेतन मिलना चाहिए। लेकिन आज भी हमने देखा है कि चाहे वो मिनिमम वेजेस ऑफ एक्ट पास होने के बाद भी
और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल होने के बाद भी आज भी महिलाएं जो है वो अंडरपेड हैं, उनको उतना पैसा नहीं मिलता है जितना सेम काम के बदले में पुरुषों को मिलता है। इसके अलावा आर्टिकल 39E क्लॉज F इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स। देन आर्टिकल 41 टॉक्स अबाउट राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, एंड आर्टिकल 42 says that there should be just and humane conditions of work. And this article 43 is very very important, which guarantees living wages for the workers. Then article 43 clause A says that there should be participation of workers in the management of work also. यानी कि अपनी बात को कहने का अधिकार, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने का अधिकार मैनेजमेंट के साथ, ये भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है। तो लेबर लॉ में अगर हम देखें तो लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप, उसके ऊपर भी बहुत सारे कानून हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रावधान हैं। लेकिन इतने सारे प्रावधान होने के बाद भी आज भी हमारे समाज में जो ये डे टू डे वर्कर्स हैं, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो चाहे वो रिक्शा चलाने वाले हों, चाहे वो घर में काम करने वाले लोग हों, या पटरी पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी समस्या हो, ये सब समस्याएं जो है वो आज भी हैं। तो जो लेबर लॉ है ये एक तरह से कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, इस पे तो सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे जो लेबर लॉज हैं उनका कोडिफिकेशन किया जा रहा है। तो नया जो कोडिफाइड कोड बन रहा है, दैट इज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019। अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट चली उसमें इस कोड को पास भी कर दिया गया है। और इस कोड की खास बात यह है कि इसने बहुत सारे जो पुराने लेबर लॉज थे, जो रिडंडेंट हो गए थे, जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, उनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। और अब नई तरीके से लॉज को फ्रेम करके जो काम करने वाले जगहों पे जो सेफ्टी के प्रोविजंस हैं, जो हेल्थ के लिए सुविधाएं हैं, या वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, इन प्रोविजंस को और ज़्यादा अच्छा बनाते हुए, मजबूत बनाते हुए कोड जो है वो पास किया गया है। अब भविष्य में देखने वाली बात होगी कि इतने कोडिफिकेशन के बाद भी धरातल पे इसका जो है वो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा। तो दिस पर्टिकुलर कोड proposes to amalgamate major labor laws including the Inter-State Migrant Workers Act। इस कोविड पीरियड की एक खास बात ये भी रही कि बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि प्रवासी मजदूरों को लेकर के कोई लॉ भी एग्जिस्ट करता है, जबकि ये सेंट्रल के द्वारा पास किया हुआ लॉ था। दैट इज द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। अब इस एक्ट को भी इस कोड के अंदर ही समाहित कर दिया गया है। तो पहली बार लोगों को इसकी जानकारी हुई इस एक्ट की, और इस मुद्दे पर भी बड़ा डिस्कशन है कि प्रवासी किसको कहेंगे। तो जनरली जो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, प्रवासी का मतलब है कि जो अपनी कंट्री छोड़ करके दूसरी कंट्री में जा रहा है, लेकिन ये एक तरह की भ्रांति है। प्रवासी तो वही है जो कहीं भी जाके प्रवास कर रहा हो, तो अपना घर छोड़ करके, कंफर्ट जोन छोड़ करके, अपना होम स्टेट छोड़ करके वो कहीं भी जा रहा है, वो प्रवासी हो सकता है। तो इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं कि दिस इज नॉट द राइट वर्ड, कि उनको माइग्रेंट वर्कर क्यों कह रहे हैं। उनको कुछ लोगों ने कहा कि वो गेस्ट वर्कर्स हैं, वो मेहमान के तौर पे आते हैं, कुछ समय काम करते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं, तो दे शुड बी कॉल्ड द गेस्ट वर्कर्स। तो इनका जो नॉमेनक्लेचर है उसको लेकर के भी लॉ में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस है, और लोग चाहते हैं कि उनको माइग्रेंट वर्कर का नाम ना दे करके, जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि डेरोगेटरी है और इट इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर के भारत में भ्रमण कर सकता है, रह सकता है, अपना घर बना सकता है और प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। तो इस माइग्रेंट वर्ड को लेकर भी जो लीगल फ्रेटर्निटी है हमारी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। बट कोविड की एक खास बात थी कि इस एक्ट के बारे में हमको पता चला, और इस एक्ट का एम क्या था, टू रेगुलेट द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इंटर-स्टेट laborers in India, and it also lays down the employment conditions of the migrant workers that concern providing minimum wages as per state regulation, equal and similar wages for the similar nature of work applicable to the local workmen. It also provides for the displacement allowance, home journey allowance, residential accommodation during the time of work, and other welfare measures.
And very important thing about this particular act is that it ensured the registration of all the contractors and principal employers who employs or employed 5 or more interstate migrant workmen employed directly or indirectly. क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं. जैसे मैडम ने भी कहा कि अगर काम वाली बाई चाहिए तो कलकत्ता में एजेंसी है, दिल्ली में एजेंसी है. ठीक है, हमारे यूपी में भी इतनी एजेंसी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है जिनके थ्रू जो है ये वर्कर्स जो है वो सप्लाई होते हैं. तो ज़रूरी है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन हो, क्योंकि इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्टर पे फिक्स कर देते हैं जो उसको ले करके जा रहा है. तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है. तो इस एक्ट में उसकी बात भी की गई थी. एंड दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑल्सो डायरेक्टेड एवरी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉइंग interstate migrant workmen to provide the prescribed medical facilities to the workmen free of charge. It cast duties on the state government to appoint inspectors, registration officers and licensing officers for the implementation of the act. तो इस एक्ट में केवल प्रावधान ही नहीं बनाया गया कि वो मजदूरों को किस तरीके से सहूलियत देंगे या वर्किंग जो कंडीशंस है उसको किस तरीके से अच्छा बनाएंगे, बल्कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा उसको भी लागू कराने के लिए एक अलग से मशीनरी भी इस एक्ट के अंतर्गत दी गई. लेकिन फिर भी इस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी खामियां थी जिसकी वजह से ये एक्ट अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाया. तो खास अगर इसमें जो कमी की बात करें वो ये है कि अगर जो वर्क प्लेस है, खासकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनको मुआवजा तभी मिलता है जब उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उनके साथ कोई घटना घटित हो जाती है. तो उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, वो फिर डिग्निटी काम करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में ये एक्ट कोई इंश्योरेंस नहीं देता है. तो चाहे वो फैक्ट्रीज एक्सीडेंट एक्ट हो या कुछ भी, तो जब एक घटना हो जाती है और जब किसी तरीके से मजदूर को चोट लग जाती है या किसी तरीके से उसका लाइफ और लिम्ब का नुकसान हो जाता है, तब जाकर के कंपनसेशन देने की इसमें केवल बात होती है. तो राइट टू वर्क विद डिग्निटी इज नॉट इंश्योर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. इसके अलावा जो भी सुविधाएं देने की बात है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू देने की बात है. तो वहां पे ये होता है कि जो व्यक्ति एम्प्लॉय कर रहा है, जो कमीशन लेकर के उसने उसको एम्प्लॉयमेंट दिलाया है, वो डबल कमीशन चार्ज करता है. एक तो वो एम्प्लॉयर से भी कमीशन ले रहा है और जिसको काम पे लगाया है उससे भी वो कमीशन लेता है. तो रियल में तो उसको कुछ मिलना चाहिए कुछ और मिलता है उसको कुछ और. तो अगर हम अपने यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी देखें तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो मैन पावर सप्लाई करते हैं, लेकिन उनको तनख्वाह उतनी नहीं मिल पाती है जो उनको इंश्योर की जाती है. तो ये जो राइट टू वर्क विद डिग्निटी है वो कहीं से भी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाने के बावजूद लोगों को मिल पा रहा है, ना जो विभिन्न तरह के प्रावधान या एक्ट बने हुए हैं उसके अंतर्गत. तो ये जो कोड है, प्रपोज्ड कोड, जो कि अब पास हो गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका भी बाकी है. इस एक्ट के अलावा भी बहुत सारे अगर अब एक्ट हम देखें तो हालांकि दे आर ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ओनली नाउ, क्योंकि बहुत सारे जो लॉज हैं उनको अब इसी के अंतर्गत मर्ज कर दिया गया है कोड के अंतर्गत. लेकिन फिर भी अगर हम जानने की कोशिश करें हिस्टोरिकली स्पीकिंग कि क्या क्या लॉज रहे हैं इन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसमें मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था. इट स्पेसिफाइज द वेजेस ऑन अ पर डे बेसिस एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द कंट्री. एंड देन देयर इज कॉन्ट्रैक्ट, जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ था वो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 रेगुलेशन एंड अबॉलिशन. इट एम्स टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एंड ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क. And it also regulates the employment of contract labor and provides for its abolition. इसके अलावा Building and Other Construction Workers Act 1996, and this is a social welfare legislation that aims to benefit workers who are engaged in building and construction activities across the country. But there are some lapses under this act also, because of which it could not be implemented in a very good way. Due to constraint of time, I can't deal with all the laws and detailing of it, but if we take it on the tips of our finger, even then we realize that there are many laws. Other law is that the Unorganized Workers Social Security Act 2008, which aims to ensure social security and welfare of unorganized workers, catering to the needs of workers of unorganized sector.
This act mandates the central government to formulate the schemes for the unorganized workers on matters relating to life and disability cover, health and maternity benefits, old age protection, and any other benefit that may be determined by the central government. इसके अलावा नेशनल पॉलिसी है ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस 2009। और हम सभी जानते हैं कि सभी लोग जो है वो गिफ्टेड नहीं है। देर आर सम पर्सन्स हु आर सफरिंग सम काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज, मेंटल और फिजिकल। तो बहुत सारे हमारे प्रवासी मजदूर, खासकर महिलाएं ऐसी भी हैं क्योंकि डिसेबिलिटी का भी शिकार रही हैं, तो वो डबली वल्नरेबल हो जाती हैं। एक तो वो महिला हैं, अनएजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, लेस पेड हैं, उसके ऊपर से वो शारीरिक या मानसिक अक्षमता का भी शिकार है। तो वहाँ पे उनके लिए और भी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। और कोविड पीरियड में ये भी देखने को आया कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो किस तरीके से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ी संख्या उनकी भी है जो कि प्रवासी मजदूरों के तौर पर दूसरी जगह जाकर के काम कर रहे हैं। तो जो नीति निर्धारक हैं उनको शायद इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं जो कि माइग्रेंट वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, इनके लिए भी किस प्रकार की सुविधाएं और सहूलियतें दी जाएं ताकि वो भी डिग्निटी के साथ काम कर सकें। क्योंकि उनका तो फिर कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक तो नेचर से वो एक्सप्लॉयटेड है, फिर वो मैन मेड एक्सप्लॉयटेशन का भी शिकार है। उनके साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम सभी को बहुत ही व्यथित करती हैं कि जो नीति निर्माता है उनका ध्यान इस बात के ऊपर नहीं जाता। और मैडम ने पॉइंट आउट किया था कि जो सिंगल वुमेन है, बहुत सारी सिंगल वुमेन हैं जो कि दूसरी जगहों पे जाकर के काम कर रही हैं और मजबूरी बस उनको घर से निकलना पड़ता है क्योंकि घर में इतना सस्टेनेंस नहीं है या इकोनॉमिकली जो फैमिली है वो बहुत ही वेल ऑफ नहीं है, तो उन्हें भी बाहर निकल के काम करना पड़ता है। और बीइंग अ सिंगल वुमेन दे ऑल्सो फेस सम अदर काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो। तो वहाँ पे भी जो उनकी वल्नरेबिलिटी है वो कई गुना अधिक जो है वो बढ़ जाती है। तो नेशनल पॉलिसी भी है इंश्योरिंग द सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑफ वुमेन बनी थी 2015 की, वो भी शायद अभी उसका भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और दैट इज़ ऑल्सो लाइंग इन द कबर्ड्स ओनली। तो मुझे लगता है जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे बने हुए हैं और इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो चला रखी हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है, जननी सुरक्षा योजना बहुत अच्छी है, इसमें काफ़ी बेनिफिट लोगों को, खासकर महिलाओं को मिल पा रहा है। पेंशन टू मास्टर क्राफ्ट पर्सनस हैं, नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन एंड ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन, आम आदमी बीमा योजना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी लाइफ को आसान बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास जो है वो किए गए हैं। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जो लास्ट ईयर से ही लागू हो गई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, क्योंकि ये इन्हीं मजदूरों को ध्यान में रखते हुए ही ये जो है वो स्कीम लाई गई थी कि अगर वो कहीं भी जाते हैं तो उसी राशन कार्ड से उनको दूसरे स्टेट में भी या दूसरे क्षेत्र में अगर काम करने गए हैं तो वहाँ पर भी उनको जो है वो राशन मुहैया हो सके। लेकिन इसमें होता है क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से गेहूँ मिल रहा है या चावल मिल रहा है या दालें मिल रही हैं वो तो उनको मिल जाती हैं, लेकिन अगर राशन कार्ड पर उनको कुछ अदर बेनिफिट कोई स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो इन प्रवासी मजदूरों को वो नहीं मिलती है। तो शायद ये जो योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड की, इसको और इसका जो बेस है उसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना है। It is also an employment scheme with an outlay of 50,000 crore for the migrant workers who have returned to their home state and especially during this corona crisis. And the aim of this scheme is to expedite the implementation of various public infrastructure work and those who are relating to augmentation of the livelihood opportunities. तो बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, जिसके थ्रू इन माइग्रेंट वर्कर्स को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे पहला भी कहा गया कि स्कीम तो बहुत हैं, लेकिन इस स्कीम की जानकारी ही उनको नहीं है जिस स्कीम का लाभ उन लोगों को मिलना है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन चीज़ों की पब्लिसिटी हो, इनको लोगों तक पहुँचाया जाए। और मुझे लगता है जो आप ये वेबिनार हो रही हैं और जो टॉपिक चुना गया माइग्रेंट वर्कर, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जागृति इन्हीं सब बातों से आनी है। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं खास तौर पे उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अभी और रिसर्च करें। तो
इस मैटर पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि कौन है माइग्रेंट वर्कर्स, क्यों वो बाहर निकलते हैं, किस तरह के काम में वो लगे हुए हैं और उनकी बेहतरी के लिए और ज़्यादा प्रयास कैसे किए जा सकते हैं। और तो ये तो लॉ की बात हो गई। हमारे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जिम्मेदारियों की बात है, और ख़ासकर हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको हमें प्रमोट करना है कि वो इस तरह के जो नए टॉपिक्स हैं, जो समाज से जुड़ी हुई ज्वलंत समस्याएं हैं, कम से कम उसके ऊपर कुछ रिसर्च करें, कुछ स्टडी निकाल करके लाएं, ताकि इन लोगों का कोई भला हो सके। लेकिन ये देखने में आया कि जो जुडिशरी का अप्रोच है ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड एंड स्पेशली टुवर्ड द माइग्रेंट वर्कर्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। जैसे हर्ष मंदर वाला केस हुआ 2020 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राइवेट एनजीओ थे उन्होंने जो डेटा दिया माइग्रेंट वर्कर्स का, उसके ऊपर उन्होंने रिलाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार के द्वारा जो कदम चलाए जा रहे हैं, जो स्कीम दी जा रही हैं, वो अपने आप में सफिशेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एक एटीट्यूड रहा माइग्रेंट लेबर्स की तरफ, वो शुरू में बहुत सही नहीं था, एक राइट अप्रोच नहीं थी, लेकिन बाद में शायद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर बाद में उन्होंने बहुत सारे डायरेक्शंस और गाइडेंस जो है वो इशू करे सरकार के लिए कि वो कैसे जो है वो जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाएं। इति मैम, हाँ बस 2 मिनट मैम कंक्लूड कर रहे हैं। इति मैम प्लीज। यस, आई एम कंक्लूडिंग, क्योंकि टॉपिक बहुत ही गंभीर है और चूंकि आप लोगों के माध्यम से इस टॉपिक को पढ़ने का मौका मिला, तो बहुत सारी नई समस्याएं जो है मुझे लगा कि निकल करके सामने आई हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं जो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को एड्रेस करते हैं, लेकिन उसको ना तो जो नीति नियंता हैं, जो नीति निर्माणक हैं, ना तो उनको उसकी जानकारी है और ना उनको है जो उसका वो लाभ लेने वाले हैं। तो जो जैसे हमने कहा कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इसका फायदा भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। तो जो ये छुट्टियां मिलती हैं, जो मातृत्व अवकाश मिलता है, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हमारे समाज में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिलाएं काम कर रही हैं, खेतों में जो महिलाएं काम कर रही हैं, या जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, इनके लिए कोई इस तरह की छुट्टियों का कोई प्रावधान ही नहीं है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो इस तरह का लाभ ले सकती हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसमें थोड़ा सा और सुधार करने की ज़रूरत है। इसके अलावा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं और उनका भी आभार है कि माइग्रेंट वर्कर को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी टॉक्स इनवाइट करी हैं डिफरेंट स्टेट्स के साथ, एंड दे हैव ट्राइड टू मेक द लॉ मोर वुमेन फ्रेंडली, एंड zonal consultation have started to review the findings and which are going to be submitted to the ministry for the betterment of the conditions of the migrant workers। तो खास कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो NCW ने भी दी हैं और इनकी वेबसाइट पर अगर हम जाएंगे तो वी कैन फाइंड व्हाट दिस रिकमेंडेशंस आर। तो प्रयास तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक जो हमारे समाज की जो एक बहुत ही वो बात है कि महिलाओं का बहुत ग्लोरिफिकेशन किया जाता है, उनका बड़ा महिमा मंडन किया जाता है कि महिलाएं तो बहुत महान होती हैं, वो किसी भी समस्या से जूझ सकती हैं, वो अकेले इतना काम कर सकती हैं। तो हमको लगता है कि हमें इस महिमा मंडन और ग्लोरिफिकेशन से बाहर आना है और महिलाओं को भी अपनी व्यथा जो है लोगों के सामने रखनी है, और ख़ास करके हमारी ये जो महिलाएं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, इनको भी अपनी बातों को आगे रखने का मौका जो है वो मिलना चाहिए। तो हमको इस महिमा मंडन से बाहर निकलना है, हमको एक आम ह्यूमन बीइंग के तरीके से सोचते हुए कि हमारे क्या ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं और वो ह्यूमन राइट्स हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसके ऊपर जोर देने की बात है। तो चाहे हम वो क्रिमिनल लॉ में बोलें कि नो टॉलरेंस टू वायलेंस, से नो टू वायलेंस, इसी तरीके से जो वायलेंस हो रहा है कार्य क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, या किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको लेकर के भी हमें नो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इस महिमा मंडन से बाहर निकल करके महिलाओं को यथार्थ में जो समस्याएं उनके साथ हैं उसके बारे में सबको मिलजुल करके सोचना चाहिए, चाहे वो सरकारें हों, चाहे हमारे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो NGOs हों। तो जब समग्र रूप से हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे तभी शायद इस समस्या